हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर समलाम आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में जो पार्ट 3 पढ़ा था, अभी हम पार्ट 4 यानी वायरल डिजीजेज का रिमेनिंग पार्ट यानी जिसमें हमने इनिशियली कुछ डिजीजेज को स्टार्ट कर लिया था, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो ये जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दी CBSE सेकेंड टर्म एंड RBSE के एग्ज़ाम के लिए, 12th क्लास के लिए, और साथ में नीट और सेकंड ग्रेड का जो टीचर का एग्जाम है और लैब असिस्टेंट का जो राजस्थान में होने वाला एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था, अबाउट वायरल डिजीज यानी कॉमन कोल्ड को डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने कॉमन कोल्ड के सारे सिम्टम्स पढ़ने के बाद में इन्फ्लुएंजा पढ़ा। आफ्टर इन्फ्लुएंजा कौन सा डिजीज़ पढ़ा? मीजल्स पढ़ा। एंड मीजल्स के बाद में मम्स। एंड आफ्टर मम्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स को भी हमने डिस्कस किया। वेरियस जो रेसेज हैं उनका जो आगे कन्वर्जन है उसको हमने देखा कैसे आगे सिम्टम्स आते हैं। और देन चिकन पॉक्स को डिस्कस किया। चिकन पॉक्स के बाद में हमने नेक्स्ट जो डिजीज़ थी रेबीज, उसको डिस्कस किया। और रेबीज के बाद में हम अभी आगे स्टार्ट कर रहे हैं, रेबीज का प्रिवेंशन हमने पढ़ लिया था। और अब पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो डिजीज़ है पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो, जिसको हम लोकल वर्ड मतलब शॉर्ट में पोलियो बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, जो पोलियोमाइलाइटिस है मीन्स यहाँ पर दो टर्म आपको दिख रहे हैं, वन इज़ पोलियो, अनदर वन इज़ माइलाइटिस। तो ये जो माइलाइटिस है इट इज़ रिलेटेड टू मसल्स, स्पेशली स्केलेटल मसल्स। यानी यहाँ पर माइलाइटिस में आपको एक टर्म माइलाइटिस, माई जो वर्ड आ रहा है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल्स एक तरीके से कह सकते हैं। यानी नर्व में स्पेशली देखें तो माइलाइटिस का मीनिंग ये है कि जो माइलिन शीथ होता है, ये तो मैंने एक जनरल मीनिंग बताया माइलाइटिस का। बट यहाँ पर अगर हम साइंटिफिक बात करें तो जो नर्व्स होती हैं हमारे CNS से निकलने वाली और ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं उन पे माइलिन जो शीथ होता है, स्पेशली जो बाहर निकल रहे हैं उन नर्व्स पे, वो माइलिन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी एक तरीके से नर्व है वो डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से स्केलेटल मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम पोलियो को डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स से रिलेटेड बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये पैरालिसिस की तरह ही है, स्पेशली इन्फेंट्स में जल्दी होता है, इसलिए इसको हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। जनरली किस में होता है? इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स को बहुत जल्दी ये अफेक्ट करता है, इसलिए इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं। हालांकि किसी भी एज में हो सकता है, मे अकर एट एनी एज। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा पैथोजन है, मीन्स नेम ऑफ द वायरस, तो हम इसको जनरली पोलियो वायरस बोलेंगे। बट अगर हम बात करें साइंटिफिकली तो पिकोरना वायरस एक ग्रुप है जिसमें के अंडर में पोलियो का वायरस आता है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या है फ्रेंड्स? RNA है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। तो अभी तक हमने डबल स्टैंडर्ड जो DNA पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल, वो किस में पढ़ा? स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स में। इसमें क्या है? RNA। तो अब ये कैसे फैलेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो पोलियो का जो मेनली क्या होता है, पोलियो का वायरस इंटेस्टाइनल रूट से एंटर करता है। अब कोई पर्सन को पोलियो है, पोलियो से वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसके जो स्टूल्स हैं या फिर जो एक्सक्रीटा है यानी जो फीकल मटेरियल है उसमें इंटेस्टाइन के रूट से बाहर वो पोलियो वायरस जाएगा, तो वो एज ए कैरियर की तरह काम करेगा। और इंटेस्टाइनल जो डिस्चार्ज हैं वो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं फूड और वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं, और ये हमारे फूड एंड वाटर के थ्रू वापस हमारे किसी भी हेल्दी पर्सन में जा सकता है। तो मेनली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा? मेनली है थ्रू इंटेस्टाइनल डिस्चार्जेज, यानी जो इंटेस्टाइनल डिस्चार्जेज हैं वो क्या कर देते हैं? कंटामिनेट दी फूड एंड ड्रिंक्स। जो भी ड्रिंक्स हैं उनको कंटामिनेट कर सकते हैं। तो ये फूड एंड जो ड्रिंक हैं ये कंटामिनेटेड हो गए किसी भी पेशेंट के इंटेस्टाइनल डिस्चार्जेस से। और ये कंटामिनेटेड कैसे हो सकते हैं? फ्लाइज के थ्रू भी कंटामिनेटेड हो सकते हैं, यानी सम फ्लाइज भी उस इंटेस्टाइनल डिस्चार्जेस पर एक तरीके से बैठ जाएंगे और वहाँ से कुछ वायरस को या कुछ कंटामिनेट्स को फूड एंड ड्रिंक में मिला देंगे, यानी एक तरीके से जैसे फूड पे बैठेगी। इसलिए आउटसाइड फूड है यानी अनहाइजेनिक कंडीशन में जो तैयार हुआ फूड है वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है बेटा। तो अब विच पार्ट इज अफेक्टेड बाय दिस वायरस? तो अफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा है? तो हम डायरेक्ट बोलेंगे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी वायरस कैसे एंटर करेगा? तो बोले वायरस एंटर किसके थ्रू करेगा? बोले पहले एलिमेंट्री कैनाल में आएगा। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वायरस कैसे एंटर करेगा? थ्रू दी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसके थ्रू जाएगा। यानी कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक है
वो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचेंगे, वहाँ पर वायरस का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स हैं उनमें वायरस का मल्टीप्लिकेशन होगा। देन वायरस विल एंटर इनटू द ब्लड एंड फाइनली ब्लड से कहाँ पहुँच जाता है, CNS। तो हम यहाँ अफेक्टेड बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो बोलेंगे CNS, यानी पोलियो के अंदर CNS मेनली अफेक्टेड होता है और वायरस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही यानी इंटेस्टाइन के थ्रू ही एंटर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और अफेक्टेड बॉडी पार्ट यहाँ पोलियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। मान लीजिए किसी के इंटेस्टाइन में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये एंटर कर गया वायरस, तो अब क्या सिम्टम आएंगे, तो बोले वायरस एंटर किया है इंटेस्टाइन में, वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो फीवर आएगा, श्योर सी बात है। हेडेक हो सकता है, चिल्स के साथ में फीवर आएगा एंड पेन ऑल ओवर द बॉडी, यानी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, पेन, दर्द रहेगा, पेन होगा। तो ये अपने आप में कुछ जनरल सिम्टम्स हैं। बट अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करें या फिर इसकी जनरली जो चेंज आ रहा है वो CNS में, वो क्या आ रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम यानी जो नर्व्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो देखिए इन्फेक्शन होने से फीवर, हेडेक, चिल्स और पेन ऑल ओवर द बॉडी तो हो रहा है, बट ये तो वायरस की वजह से हो रहा है। लेकिन वायरस जब आगे नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाएगा तो वहाँ नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन कर देगा। तो अर्ली साइन क्या आएगा, स्टार्टिंग साइन क्या आएगा, तो बोले अर्ली साइन यानी CNS को अफेक्ट कर रहा है तो इनेबिलिटी टू बेंड दी हेड फॉरवर्ड, ये एक तरीके से सबसे पहला डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है। अगर लगता है फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, चिल्स हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और पहला सिम्टम अगर ऐसे आता है, आप हेड को अगर सामने झुकाते हैं जनरली तो इजीली हम बेंड कर सकते हैं। तो अगर हेड को फॉरवर्ड साइड डायरेक्शन में अगर हम बेंड करने में इनेबल हैं या तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पोलियो से रिलेटेड सिम्टम है। साथ में क्या होगा, स्टिफनेस, किसमें स्टिफनेस आएगा, स्टिफनेस ऑफ द नेक, यानी नेक के अंदर स्टिफनेस आएगा, स्टिफनेस ऑफ द नेक, यानी नेक एक तरीके से क्या होगी, स्टिफ हो जाएगी, ऐसे घुमाने में दिक्कत आएगी। तो देखो प्राइमरी जो सिम्टम है पोलियो के वो यहाँ पर हेड का फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होना और साथ में स्टिफनेस इन दी नेक, यही है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको कैसे रोक सकते हैं, तो हम बोलेंगे पोलियो का वायरस एक बार एंटर कर गया तो नो श्योर क्योर फॉर दी पोलियो, पोलियो के लिए आप कह सकते हैं कोई क्योर नहीं है, पूरी तरीके ये कभी ठीक नहीं हो सकता। पोलियो जिसको वायरस एंटर कर गया और एक बार नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दिया उसके बाद में नो श्योर क्योर, यानी कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। तो पेशेंट को क्या है, पेशेंट शुड भी, अब किसी को इन्फेक्शन हो गया, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो उसको आइसोलेटेड रखना है। बिकॉज आइसोलेटेड इसलिए कि उसके जो इंटेस्टाइनल डिस्चार्जेज हैं वो इंटेस्टाइनल डिस्चार्जेज फूड एंड वाटर के थ्रू अगर पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो उसके इंटेस्टाइनल डिस्चार्जेज हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, लाइक यूरिन एंड फिसेज, ठीक है ना, बिकॉज दे कंटेन वायरस, यानी यूरिन एंड फिसेज में क्या है, वायरस है। तो यूरिन एंड फिसेज को, पेशेंट के यूरिन एंड फिसेज को प्रॉपरली डिस्पोज्ड करना चाहिए ताकि फूड एंड वाटर कंटामिनेट ना हो, चांसेज कम हो जाएं। तो ये प्रिवेंटेबली बाई ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ऐसा डिजीज है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीट नहीं कर सकते, बट ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो का मीन्स ओरली पिलाई जाती है, हमें सबको पता है। पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है उसके थ्रू, है ना, 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब काफ़ी ऐड करते हैं 2 बूंद जिंदगी की, यानी तो इस तरीके से ये काफ़ी प्रिवेंटिव वैक्सीन है कि अगर मान लीजिए अभी इंडिया के अंदर वैसे कोई केस आया नहीं है लेकिन फिर भी चांसेज हो सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं 96 में ये पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था। तो ये जो वैक्सीन है ये जिस प्रोग्राम के थ्रू हमें मिलती है उसको बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है ये 1996 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और इसकी वजह से कंप्लीटली एक तरीके से जो पोलियो है इंडिया से इरेडिक्ट हो चुका है। फिर भी चांसेज हो सकते हैं, इसलिए अभी भी पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है वो रनिंग कंडीशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है डेंगू फीवर। डेंगू अपने आप में इस साल यानी अभी 2021 में कोरोना के बाद में, जैसे कोरोना से थोड़ा रिलीफ मिला था सितंबर अक्टूबर में, 21 के अंदर क्या किया, डेंगू फीवर ने काफ़ी एक तरीके से तबाही मचाई थी। जो डेंगू फीवर है ये काफ़ी वेल नोन डिजीज है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं बिकॉज ये काफ़ी कॉमन है, इस साल थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो इस डिजीज़ का एक अनदर नेम है ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक का मीन्स यानी एक तरीके से टूटना, बोन यानी बोन्स का टूटने से जो आप कह सकते हैं एक तरीके से बोन टूटेंगे उतना दर्द होता है और साथ में फीवर आता है। तो ऐसे लग रहा है हड्डियां टूट रही हैं, बोन्स हैं वो क्रैक हो रही हैं। तो इस डिजीज का अनदर नेम है ब्रेक बोन फीवर। और डेंगू आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा डेंगू से रिगार्डिंग, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉजिटिव एजेंट
कॉजेटिव एजेंट ऑफ। तो अभी कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है मॉस्किटो, और मॉस्किटो भी कौन सा, एडीज एजिप्टाई। तो कॉजेटिव एजेंट यानी पैथोजन मीन्स डिजीज कोजिंग एजेंट तो क्या है, आर्बोवायरस, यानी डेंगू का डिजीज कोज करने वाला पैथोजन कौन है, आर्बोवायरस। तो डिजीज कोजिंग एजेंट और जो पैथोजन है वो है आर्बोवायरस। आर्बो का जो फुल फॉर्म है वो है आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस। ये एक टर्म बनाया गया है बिकॉज ये आर्थ्रोपोड के थ्रू, ये आर्थ्रोपोड मतलब इंसेक्ट, स्पेशली आर्थ्रोपोड कौन सा, मॉस्किटो जो है उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो मॉस्किटो एक इंसेक्ट है, एक आर्थ्रोपोड है, उसके थ्रू ये वायरस स्प्रेड होता है, हैंस इट इज कॉल्ड आर्बो वायरस। एंड आर्बो वायरस का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बात करें तो इट इज ए फ्लेवी राइबो वायरस। राइबो मीन्स आरएनए, यानी यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लेवी राइबो वायरस एक ग्रुप है वायरसेज का, आरएनए कंटेनिंग वायरसेज हैं, एंड ये आर्थ्रोपोड मीन्स मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। ये एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन में किसके थ्रू जाता है, मॉस्किटो के थ्रू, आर्थ्रोपोड के थ्रू जा रहा है, हैंस इट इज कॉल्ड आर्बो वायरस। तो यहाँ पर आपको कॉजेटिव एजेंट का ध्यान रखना है, बट यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें कैसे स्प्रेड होगा तो हम बात करेंगे थ्रू दी वेक्टर के थ्रू होता है। कैसे होता है, थ्रू दी वेक्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू दी वेक्टर। अब वेक्टर कौन सा, तो वेक्टर है एडीज एजिप्टाई, फीमेल एडीज एजिप्टाई, यानी फीमेल मॉस्किटो है और इसका नाम क्या है, एडीज एजिप्टाई। तो फीमेल एडीज जो एजिप्टाई है ये एक मॉस्किटो है, और ये मॉस्किटो इसकी बॉडी पे टाइगर जैसी लाइनिंग होती है, हैंस इट इज कॉल्ड टाइगर मॉस्किटो। ये भी काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, टाइगर मॉस्किटो, बट इट्स नेम इज एडीज एजिप्टाई। तो दिस एडीज एजिप्टाई बाइट दी मीन्स वायरस कंटेनिंग एडीज, व्हेन इट बाइट दी हेल्दी पर्सन, देन आप कह सकते हैं इसके ब्लड में व्हेन इट बाइट द पेशेंट, देन इसके ब्लड के अंदर यानी एडीज एजिप्टाई में क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, एंड देन ये वायरस किसको ट्रांसमिट कर देगा, अनदर पेशेंट को, अनदर पर्सन को ट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये वेक्टर के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू यानी इट मीन्स वायरस, एंड वेक्टर इट मीन्स जिसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है। तो पॉजिटिव एजेंट कभी भी मॉस्किटो नहीं होगा, मॉस्किटो जस्ट स्प्रेड करने में एक तरीके से इसका रोल है। अब यहाँ डेंगू में क्या सिम्टम्स आएंगे, तो हम यहाँ देख सकते हैं डेंगू में जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहला सिम्टम तो आप जिसको हुआ है उसको पता है, हाई फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, यानी काफ़ी तेज फीवर आता है, और उसकी वजह से क्या होगा, सीवियर फ्रंटल हेडेक मीन्स काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, और यहाँ का जो एरिया है फ्रंटल पार्ट जो है, फ्रंटल लोब के अंदर काफ़ी पेन होगा, और साथ में क्या होगा, मसल एंड जॉइंट पेन भी होगा, मसल्स में और जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। तो यहाँ पर ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो मसल एंड जॉइंट पेन, ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, यानी ऐसे अगर मसल और जॉइंट पेन ज़्यादा हो रहा है तो चांसेज हैं, और फीवर भी आ रहा है तो चांसेज क्या है कि डेंगू हो गया है। नोजिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट्स को मतलब ऐसी सिम्टम आने के बाद में क्या होगा, उसको नोजिया होगा यानी फीलिंग ऑफ वोमिट होगा, और वोमिट भी हो सकती है। तो इस तरीके से नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी नोजिया का मीन्स फील ऑफ वोमिट। तो अब यहाँ पर मिजल्स के जैसे कुछ सिम्टम भी आते हैं यहाँ पर, यानी रैसेज होंगे, तो रैश ओवर चेस्ट एंड अपर लिम्स, चेस्ट पे और अपर जो लिम्स हैं इनमें कुछ रैसेज होंगे रेड कलर के, और ये जो रैसेज हैं मिजल्स में भी होते हैं, बट मिजल्स वाले कुछ डिफरेंट हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सब सारे सिम्टम के साथ में रैसेज भी हो सकते हैं, और साथ में पेशेंट की बॉडी के अंदर वाटर लॉस काफ़ी हो जाता है। अभी कुछ वायरल इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तो एक्सेसिव थर्स्ट होता है, और इसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है, गला सूखने लगता है पेशेंट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिम्टम्स हैं, काफ़ी सीरियस सिम्टम है, और इन सिम्टम्स को देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि पेशेंट को डेंगू हो गया है। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो हालांकि इसका जो ट्रीटमेंट है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट, वो हमें नहीं पढ़ना, पर जनरली पैरासीटामोल एक ऐसा साल्ट है जो एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मीन्स इट रिड्यूस दी फीवर, एंटीपायरेटिक मेडिसिन है ये। क्या है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन। एंटीपायरेटिक का मीनिंग है रिड्यूस दी फीवर, डिक्रीज दी फीवर, बॉडी का जो फीवर है, फीवर मतलब
टेम्परेचर को ये रिड्यूस करता है। ये सॉल्ट, ये जो मेडिसिन क्या करता है, बॉडी जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर देता है, यानी फीवर को रिड्यूस कर देता है। तो ये काफ़ी कॉमन सॉल्ट है, कॉमन मेडिसिन है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो यही जनरली होता है। और साथ में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है प्लेंटी, टेक दी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, खूब सारे मात्रा में फ्लूइड लो। बिकॉज अभी हमने बोला था कि वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है ना, थर्स्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव एक तरीके से वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट फील होती है, यानी ड्राई माउथ हो जाता है। तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स रिक्वायर्ड है। प्रिकॉशन की बात करें, कैसे बचना है, तो यहाँ पर प्रिकॉशन मतलब डिजीज से बचने के लिए नहीं है। डिजीज से बचने का प्रिकॉशन तो आपको पता है, मॉस्किटो की स्प्रेडिंग को रोकना है। कैसे रोक सकते हैं, वो जनरल मेजर्स हैं, वो यहाँ डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना तो पता ही है मॉस्किटो को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो जनरल चीज़ें हैं। बट प्रिकॉशन का मीनिंग है कि मान लीजिए किसी को डेंगू है तो वहाँ पर कुछ एक स्पेशल मेडिसिन है, एस्पिरिन टेबलेट, इसका नेम सुना होगा। इसका एस्पिरिन का अगर नेम नहीं सुना है तो इसका एक ब्रांड आता है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, डिस्प्रिन। डिस्प्रिन जो टेबलेट है उसमें क्या सॉल्ट होता है, एस्पिरिन होता है। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्प्रिन है, ये इसके अंदर जो एस्पिरिन मेडिसिन है वो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी प्लेटलेट की काउंट को कम कर देता है। इट रिड्यूसेस दी प्लेटलेट काउंट। ये क्या करता है, रिड्यूसेस दी प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट्स के काउंट को ये कम कर देता है। प्लेटलेट्स, या फिर आप कह सकते हैं एंटी प्लेटलेट का मीनिंग है कि प्लेटलेट के अगेंस्ट में वर्क करता है, या फिर डिक्रीज प्लेटलेट एक्टिविटी, प्लेटलेट की एक्टिविटी को कम कर देता है। प्लेटलेट आप कह सकते हैं जो फंक्शन करते हैं, फंक्शन क्या है प्लेटलेट का, प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे प्लेटलेट्स है वो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट का रोल है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का जो फंक्शन है ना वो रिड्यूस हो जाता है। तो अब इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग है वो प्लेटलेट कर रही हैं। और ये मेडिसिन अगर ले लिया आपने फीवर उतारने के लिए, बिकॉज डिस्प्रिन जो है ये भी फीवर उतारता है, पेन इससे भी रिलीफ मिलता है। तो कई बार है ना वो जनरली पेशेंट ऐसे ले सकता है, उसको पता नहीं है कि डिस्प्रिन अंदर जाके और भी काम करता है एंटीपायरेटिक के अलावा, क्योंकि डिस्प्रिन भी पैरासीटामोल की तरह एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, यानी बॉडी के अंदर जो पेन है उसको भी कम करती है, रिलीफ करती है, और साथ में फीवर को भी रिड्यूस करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस्पिरिन का जो यूज है वो एक्सीडेंटली कई बार कर लेता है पेशेंट टू रिड्यूस द फीवर। तो यहाँ पर इसे ये एस्पिरिन क्या करेगी, इट इज एंटी प्लेटलेट ड्रग, मीन्स डिक्रीज द प्लेटलेट एक्टिविटी, प्लेटलेट का जो एक्शन है उसको सप्रेस कर देगी, यानी ब्लड क्लोटिंग को सप्रेस कर देगी। अब ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रहा है तो बोले क्या होगा, तो ब्लड लीकेज हो सकता है कहीं पर, यानी बॉडी में हेमरेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि प्लेटलेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, तो बोले प्लेटलेट ऐसा काम कर देगी, ब्लड क्लोटिंग को सप्रेस कर देगी। और डेंगू में क्या होता है, ऑलरेडी प्लेटलेट्स का काउंट क्या होता है, कम होता है, जिसको आप कह सकते हैं डेंगू में क्या हो जाता है, प्लेटलेट जो है उसका काउंट क्या काफ़ी कम हो जाता है। तो डेंगू में प्लेटलेट है वो डिक्रीज हो जाती है, और उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब है एक तरीके से हिंदी का वर्ड है जैसे पीना यानी ड्रिंक करना, तो यानी थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट को कोई ड्रिंक कर गया, पी गया है, तो उसकी वजह से उनका नंबर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो प्लेटलेट्स में डेंगू में ऑलरेडी प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, डेंगू में ऑलरेडी प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है। और अगर आप डेंगू के फीवर और पेन रिलीफ के लिए एस्पिरिन ले लेंगे तो वो भी प्लेटलेट की एक्टिविटी को कम कर देगी। तो एक तो काउंट कम हो गया, और ये एस्पिरिन है वो उसके जो है उन प्लेटलेट की एक्टिविटी को कम कर देगी, तो ब्लीडिंग होने के चांसेज है, हेमरेज होने के चांसेज हैं। तो ये स्पेशली एस्पिरिन टेबलेट है वो अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो टर्म है ना, ये अपने आप में एक कंट्री है तंजानिया, है ना, वहाँ से एक लोकल लैंग्वेज का एक टर्म है ये चिकनगुनिया। और इसमें जो पैथोजन है वो है चिकनगुनिया वायरस, जिसको अगर बायोलॉजिकली बात करें तो इट इज़ ए टोगा वायरस, यानी ये तंजानिया में 1952 के अंदर ये आइसोलेटेड किया गया था, और यहाँ इसीलिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से इसका नाम हो गया चिकनगुनिया, ठीक है ना। ये चिकन नहीं है, चिकुन है, चिकनगुनिया। तो बेटा पैथोजन जो है यहाँ चिकनगुनिया है, और ये टोगा वायरस स्पेशली यानी एक फैमिली है, एक ग्रुप है, उससे रिलेटेड है, और ये तंजानिया में आइसोलेटेड हुआ था। तो अब यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, बोले चिकनगुनिया भी ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू दी वेक्टर, और वेक्टर यहाँ पर क्या है, वो ही एडीज एजिप्टाई, यानी यहाँ पर भी सेम वेक्टर है, यानी मॉस्किटो के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो स्प्रेडिंग मॉस्किटो के थ्रू और पॉजिटिव एजेंट वायरस।
तो अब यहाँ सिम्टम क्या आएंगे, तो बोले चिकनगुनिया में जो सिम्टम होता है वो तो फीवर तो होता ही है, लेकिन क्रिपलिंग जॉइंट पेन, जॉइंट में ऐसा पेन होगा जैसे चुभ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि आप नहीं चल रहे हैं तो भी अंदर ही अंदर ऐसे पेन हो रहा है जॉइंट्स में, और साथ में लिम्फोएडिनोपैथी, यानी जो आप कहते हैं लिम्फ नोड से उनमें स्वेलिंग आ जाती है, एंड कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस यानी आपकी आईज हैं वो भी रेड हो जाएंगी। तो इस तरीके से कंजक्टिवाइटिस और फीवर ये तो हैं, साथ में लिम्फ नोड में स्वेलिंग और क्रिपलिंग जॉइंट पेन, यानी जॉइंट्स में स्पेशली यहाँ पर पेन ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स चिकनगुनिया भी काफ़ी सीरियस डिजीज है, हालांकि इसके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको ये ध्यान रखना है चिकनगुनिया जो है वो वेक्टर बोर्न डिजीज है, ये मेन इसका क्वेश्चन बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस देखो यहाँ पता चल रहा है हेपा मीन्स हेपे जो वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू दी हेपेटिक जो टर्म होती है इट इज़ रिलेटेड टू दी लीवर, यानी ये लीवर से रिलेटेड है, ठीक है ना। और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी लीवर के अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। तो हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ दी लीवर। तो लीवर तो आप कह सकते हैं काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मेटाबॉलिक ऑर्गन है, जो जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है किसी भी पर्सन को। तो यहाँ पर जो पैथोजन है वो क्या है, सेवरल टाइप ऑफ वायरस। भाई हेपेटाइटिस भी वायरस के थ्रू होता है, लिवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, जनरल टर्म तो हेपेटाइटिस है, बट देखिए यहाँ पर जो वायरस है वो अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वायरसेज हैं, फर्स्ट वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी HIV का मतलब है हेपेटाइटिस ए वायरस, ऐसे हेपेटाइटिस बी वायरस, ऐसे सी वायरस, ऐसे डी वायरस और ई, यानी ABCDE, ये 5 टाइप के हेपेटाइटिस के वायरसेज हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ सबका बी के एक्सेप्ट बी ऑल जो वायरस कंटेन दी सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सबके अंदर क्या है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, बट यहाँ पर क्या है देखो हेपेटाइटिस बी में डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये भी अपने आप में एक डिफरेंस है। तो अब देखो DNA जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से वायरसेज में है, बोले एक तो हेपेटाइटिस बी में है, एक चिकन पॉक्स और एक स्मॉल पॉक्स में हमने पढ़ा था, बाकी सब में अभी तक RNA आ रहा है। तो यहाँ इन वायरसेज में कंपेरिजन करें, जेनोम में कंपेरिजन हो गया। अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे बॉडी में ये एंटर करेगा, तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो देखो A एंड E दोनों ये किसे, फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होंगे। यानी ये जो वायरस है ये फीको ओरल का मीनिंग है कि जो पेशेंट का जो फीकल मटेरियल है वो कंटामिनेटेड है, अगर मान लीजिए पेशेंट कैरियर है तो वो फीकल मटेरियल अगर फूड एंड वाटर को कंटामिनेट कर देता है तो फाइनली वो ओरल रूट के थ्रू हेल्दी पर्सन में पहुंच सकता है। यानी यहाँ पर फीको ओरल रूट का मतलब जो फीकल कंटेंट है वो ओरल रूट से, फीकल कंटेंट डायरेक्ट नहीं बट फिर भी फीकल जो कंटेंट है वो फूड एंड वाटर को कंटामिनेट कर दे और वो ओरल रूट से वापस बॉडी में चला जाए, तो दोनों फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन B, C एंड D जो बीच वाले तीनों हैं वो कैसे हो रहे हैं, देखो थ्रू दी ब्लड एक्सचेंज अगर होता है, मान लीजिए किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस B, C या D है तो ब्लड एक्सचेंज के थ्रू हो सकता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वायरसेज हैं इनमें कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स की बात करें तो A, B, C एंड D और E के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे देखिए। तो हेपेटाइटिस A है, इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस, यानी जनरली काफ़ी इन्फेक्शन होता है इसका और इसकी वजह से देखो लीवर में प्रॉब्लम होती है तो आपको भूख नहीं लगती, सिंपल सी बात है, लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा तो भूख नहीं लगेगी, यानी एनोरेक्सिया हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। तो लॉस ऑफ एपेटाइट तो कई डिजीज में होता है लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट लीवर ही रिलेटेड है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एपेटाइट, ठीक है ना, यानी भूख का कम लगना। ऐसे ही मैलेज मतलब एक तरीके से अनकंफर्ट फील होना, बॉडी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन कि अनकंफर्ट का मीनिंग ये है कि आपको पूरी बॉडी में अजीब सा जनरलाइज्ड पेन हो रहा है और बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मतलब अनकंफर्ट की कंडीशन फील होती है, उसको मैलेज बोलते हैं। ये बायोलॉजी का टर्म नहीं है, ये क्लिनिकल टर्म है। तो मैलेज का स्पेशली ध्यान रखना। नोजिया वोमिटिंग, लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो फील ऑफ वोमिटिंग और वोमिटिंग हो सकता है और साथ में फीवर भी आ सकता है। और जॉन्डिस जैसे सिम्टम, यानी येलोनेस ऑफ आईज, नेल्स, इनमें येलोनेस आ जाता है। साथ में स्किन भी, अगर मान लीजिए किसी का फेयर कलर है तो थोड़ा येलो कलर का दिखने लगता है, तो आईज एंड जो नेल्स हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, तो इसको हम जॉन्डिस बोलते हैं जनरली, यानी इन सिम्टम्स को हम जॉन्डिस बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हेपेटाइटिस ए है ये इन्फेक्शियस है, इतना सीरियस नहीं है, बट ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से हो रहा है, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है,
ये जॉन्डिस है, सिम्टम इसमें आते हैं, ठीक है ना, जो जनरल सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पर ये येलोनेस क्यों आया है, मतलब येलोनेस किसकी वजह से आया है, तो हम यहाँ बात करेंगे जो येलोनेस है इट इज ड्यू टू दी बाइल पिगमेंट्स, यानी एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स के नेम जानते हैं आप, बाइल पिगमेंट्स, इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे बाइल पिगमेंट्स में बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से आप कह सकते हैं जॉन्डिस हो जाता है, यानी येलोनेस ऑफ आई एंड नेल ड्यू टू दी एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दी इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आता है। अब हेपेटाइटिस जो बी है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस, बिकॉज सीरम के थ्रू यानी जो बॉडी फ्लूइड है उनके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है, हेंस इट इज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस। अब इसमें ये सिम्टम्स तो आएंगे यानी एनोरेक्सिया होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, ठीक है ना, मैलेज होगा, जॉन्डिस जैसे सिम्टम आएंगे। बट सेरोसिस ऑफ लीवर यानी लीवर का नेक्रोसिस होगा, यानी टिश्यू डैमेज होगा, लीवर का जो टिश्यू है वो डैमेज हो रहा है, टिश्यू डैमेज इन द लीवर, इट इज कॉल्ड सेरोसिस ऑफ द लीवर। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो टिश्यू डैमेज हो रहा है लीवर के अंदर उसको हम बोल रहे हैं सेरोसिस, एंड फाइनली ये लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सीरियस डिजीज़ है ये, एक तरीके से होने के बाद में क्योरेबल नहीं है, और इसीलिए आप कह सकते हैं काफ़ी स्प्रेड भी होता है, इसका ब्लड के थ्रू हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हो सकता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो होता ही होता है, तो ये भी काफ़ी सीरियस डिजीज़ है। ऐसे हेपेटाइटिस जो सी है इट इज़ कॉल्ड नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस, मतलब ना तो ए टाइप का है ना बी टाइप का है, इसका एक अनदर नेम है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, सीरम हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कौन सा है, लेकिन यहाँ पर सिम्टम्स की अगर बात करें तो बी के जैसा ही इसमें सिम्टम्स आएंगे। अब फ्रेंड्स हेपेटाइटिस जो डी है, हेपेटाइटिस डी, इसको हम बोलें डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, डेल्टा हेपेटाइटिस, तो ये भी अनदर नेम हो गया इसका। यहाँ पर लीवर डैमेज होगा, यानी वो ही लीवर के अंदर सिरोसिस होता है और साथ में लीवर डैमेज होता है, तो को इन्फेक्टेड विथ, अगर मान लीजिए इसमें जनरली क्या होता है डी और बी दोनों साथ में इन्फेक्शन होता है, दोनों का, बी का होता है तो अब डी का भी हो जाता है, और इसकी वजह से फैटेलिटी रेट जो है बढ़ जाती है। जनरली डी की फैटेलिटी रेट है वो बी के कंपेयर में ज़्यादा होती है, यानी ये से डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज दोनों को इन्फेक्शन होता है जनरली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हेपेटाइटिस ई है, इसको हम बोलेंगे इन्फेक्शियस नॉन ए नॉन बी। देखो ना तो ए है ना बी है, ठीक है ना, और कैसा है इन्फेक्शियस, जैसे ए वाले को भी इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोला था, बट नॉन ए नॉन बी बोलेंगे इसको। और यहाँ पर नॉट कॉज क्रॉनिक लीवर डैमेज डिजीज, यानी इसमें आप कह सकते हैं लीवर के अंदर कोई ऐसे क्रॉनिक डिजीज नहीं होगा, मतलब लीवर डैमेज नहीं होगा, लेकिन वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट इफ प्रेग्नेंट वुमेन, अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाता है तो मोर्टेलिटी रेट है ना, डेथ रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेपेटाइटिस में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर इनके जो सिम्टम्स हैं, देखो जनरल सिम्टम उसमें है, बाकी जो सिरोसिस एंड लीवर कैंसर, ऐसे सिरोसिस एंड लीवर कैंसर एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं यहाँ पर। और डी के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पर लीवर डैमेज काफ़ी हो सकता है, सीवियर लीवर डैमेज हो जाता है, और डी है वो बी के साथ में को इन्फेक्शन होता है, इसलिए डी का जो है वो रेट है वो फैटेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड हेपेटाइटिस जो बी होता है, यानी जैसे को बी है उसको डी हो गया तो वो डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। हेपेटाइटिस जो ई है वो है नॉन ए नॉन बी और इन्फेक्शियस टाइप वाला, तो सबके अलग अलग नेम हो गए, इतना सीरियस नहीं है, बट प्रेग्नेंट वुमेन में सीरियस हो सकता है। अब इसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन करना है तो वैक्सीन आएगी, तो वैक्सीन का नाम है रिकॉम्बीवैक्स HB, HB मतलब हेपेटाइटिस बी, और स्पेशली बी के लिए लगता है ये, तो क्योंकि बी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो रिकॉम्बीवैक्स बी जो ये नाम है ये एक तरीके से DNA जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उससे ये बना है, इसलिए इसका नाम है। और बेटा जब हम वैक्सीन पढ़ेंगे तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये सेकेंड जनरेशन जो वैक्सीन है, एक तरीके से सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है ये, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसलिए आप कह सकते हैं ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, हालांकि वैक्सीन में हम पढ़ने वाले हैं। अब फ्रेंड्स आगे जो है ना नेक्स्ट डिजीज़ है स्वाइन फ्लू, जो ये काफ़ी 2013 एंड 15 में काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ था, और ये भी कोरोना की तरह ही आप कह सकते हैं लीथल था और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड था। यहाँ पर एक वेरी फेमस क्वेश्चन आता है, H1N1 वायरस मीन्स जो ये स्वाइन फ्लू है उसके वायरस के अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स और प्रोटीन है, तो उसके लिए नाम है H1N1 वायरस है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, H1N1 वायरस इसको बोलते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स H5N1 वायरस भी होता है, जिसका
जो बर्ड फ्लू होता है ना उससे रिलेटेड है वो। H5N1 वो किससे रिलेटेड है? बर्ड फ्लू, यानी चिकन्स में होता है जनरली और ये ह्यूमन में भी हो सकता है, तो इसको बर्ड फ्लू बोलते हैं। तो स्वाइन फ्लू आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है यहाँ पर, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, सीधी सी बात है। और न्यूमोनिया लाइक सिम्टम आएंगे। न्यूमोनिया में जैसे हमने सिम्टम्स पढ़े थे, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा था, चेस्ट में पेन भी हो रहा था, फीवर भी आ रहा था, ठीक है ना। तो मेन सिम्टम्स न्यूमोनिया जैसे हैं। और एक काफ़ी फेमस ब्रांड चला था उस टाइम में टेमी फ्लू, जिसमें ओसेल्टामिविर नेम का साल्ट आता है। ये अमेरिकन कंपनी ने बनाया था टेमी फ्लू, जो उसके लिए काफ़ी यूज हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो एक बेसिक जानकारी थी। ऐसे ही यहाँ पर सार्स, सार्स का मीनिंग है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये सीवियर तो है लेकिन एकदम से हुआ है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और ये कोरोना वायरस से ही हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं ये भी पहला डिजीज है। कोरोना अभी नया नहीं है, कोरोना इसको नोवल कोरोना वायरस इसीलिए बोल रहे हैं, यानी ये जो कोरोना वायरस है ये ओल्ड टाइप का है। और जो नोवल कोरोना वायरस है जो कोविड-19 है ना, वो फ्रेंड्स अभी इसमें कुछ चेंज हो गए हैं इस सार्स वाले में। तो इस कोविड-19 को क्या बोल रहे हैं? कोविड-19 का डिजीज कोजिंग जो वायरस है दैट इज नोवल कोरोना वायरस, मीन्स पहले वाले से कुछ डिफरेंट है, म्यूटेशन हो गए हैं, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड था, बट ये जो सार्स था इतना डेडली नहीं था, फेटल इतना नहीं था, बट इसकी फैटिलिटी काफ़ी हुई, स्पेशली 2021 में तो काफ़ी ज़्यादा फेटल था ये। एंड अब यहाँ पर जो फैलेगा कैसे बोले, मेनली तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बट फोमाइट बोर्न भी होता है। फोमाइट बोर्न मीन्स पेशेंट जो है जिन आर्टिकल्स को यूज़ करता है, यानी कंटामिनेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फोमाइट बोर्न भी है। ये मैं टर्म पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फोमाइट बोर्न एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये स्प्रेड होता है। एंड सिम्टम क्या है? न्यूमोनिया लाइक सिम्टम होंगे जैसे स्वाइन फ्लू में, इसमें सब में, बट ये न्यूमोनिया से भी ज़्यादा डेडली हो सकते हैं कभी कभी। तो इसलिए आप कह सकते हैं ये जो सार्स है ये काफ़ी डेडली डिजीज़ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये सारे लगभग वायरल डिजीज़ को, यानी जो सिलेबस में है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, हालांकि जो कोविड का जो है वो वायरस जो है वो यही कोरोना वायरस ही है, बाकी सेम वैसे ही सिम्टम है, कोई ऐसा स्पेशली क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इसलिए हमने जस्ट एक नोवल कोरोना वायरस बोला है। और ऐसे ही अगर बात करें हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो अगर इनमें कंपेयर करें सभी वायरसेज में, ऑल वायरसेज में, तो ऑल वायरसेज जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो तो ओनली 3 वायरसेज में ही था। कौन से वायरस में? एक तो आप कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स में, अनदर है आपका चिकन पॉक्स, और इसके बाद में चिकन पॉक्स के बाद में अगर बात करें तो जो नेक्स्ट जो वायरस है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वो है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है ना। एंड बाकी जितने भी डिजीज़ हैं वायरस के थ्रू हो रही हैं उन वायरसेज में क्या है? आरएनए है, ठीक है ना। तो रेस्ट जो है ना, जो रिमेनिंग जितने भी हैं, रिमेनिंग डिजीज़ कोजिंग, हालांकि ऐसे तो वायरस हो सकते हैं जिनमें डीएनए और भी हो, लेकिन जो रिमेनिंग डिजीज़ हमने जो डिस्कस की हैं वो आप कह सकते हैं वो सारे जो वायरस हैं उन डिजीज़ को फैलाने वाले वो क्या हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेनिंग वायरस हैं। तो यहाँ पर सार्स है, स्वाइन फ्लू है और जो कोविड-19 है, ये सब है ना मिलते जुलते ही हैं, जस्ट वायरस में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका जो फैटिलिटी है वो डिफरेंट है, स्प्रेड जो रेट है वो काफ़ी अलग अलग है, बाकी हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है ना, रिलेटेड। तो इस तरीके से हमने ये सारे वायरल डिजीज़ पढ़े जो स्पेशली CBSE 12th क्लास के अंदर जो सेकेंड टर्म है उसका जो सिलेबस है उसमें ये डिजीज़ इन्वॉल्व हैं, वायरल डिजीज़। हालांकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताया बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक नीट एंड जैसे सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम, तो उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, तो जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें आपको। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे जो प्रोटोजोन बोर्न डिजीज़ है, स्पेशली जो मलेरिया है ना, वो काफ़ी डेडली डिजीज़ थी, अभी भी है, लेकिन अभी इतना स्प्रेड नहीं होता क्योंकि हम लोग अवेयर हो गए हैं, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ NCERT में काफ़ी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चन भी वहाँ से काफ़ी बनते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ह्यूमन हेल्थ डिजीजेज में पार्ट 5 के अंदर हम मलेरिया यानी प्रोटोजोन बोर्न डिजीजेज को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।